हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्रॉम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उधवापुर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यानी कि आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9th में जो इसका फर्स्ट चैप्टर है यानी कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि संख्या पद्धति यानी इसमें किसका जनरली जो है पढ़ना है, किसको पढ़ना है, संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में बच्चों हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से अध्ययन करते आ रहे हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यानी कि संख्याएं जो है हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संख्याओं का। क्यों? क्योंकि संख्याओं का उपयोग हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, गणना करने के लिए या किसी चीज को मापने के लिए संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम को यानी कि संख्या पद्धति को। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले इसमें आएंगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। वे संख्याएं जो कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और कहां तक होती है? अनंत तक। ये क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जो है होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम लोग जो है गणक संख्याएं भी कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग गिनती करने के लिए यानी गणना करने के लिए किया जाता है, इसलिए इनको हम लोग गिनती करने वाली संख्याएं यानी गणक संख्याएं या फिर इंग्लिश में काउंटेबल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इनके जो है संग्रह को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इनके समुच्चय को, इनके समूह को हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हमारी कौन सी हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो दूसरे नंबर पर संख्याएं होती हैं वे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इनको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा? जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण बन जाती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे यानी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वे क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इनके संग्रह को हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक बेटा, पूर्णांक को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं जैसे शून्य सहित यानी शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक कहलाएगा। यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट। तो ये हमारे क्या हो गए? पूर्णांक। शून्य सहित नेगेटिव और पॉजिटिव, शून्य सहित नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स
का संग्रह क्या कहलाएगा हमारा? पूर्णांक कहलाएगा। यानी शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा? जो है पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम नेगेटिव पॉजिटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक जो है प्राकृतिक संख्याएं और धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 और इधर -1, -2, -3, -4, 4 डॉट डॉट डॉट। बेटा ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि इधर वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हो गई, इधर वाली ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हो गई, बीच में क्या आ गया तुम्हारा? ये यहाँ पर शून्य हो गया। ठीक है, शून्य को सम्मिलित कर लिया तो ये पूरी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, जैसा कि संख्या रेखा में क्या होता है? बीच में 0 होता है और उधर दाईं तरफ 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यानी कि धनात्मक जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इधर होती है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, इस तरीके से। तो ये पूरी संख्याएं क्या कहलाएंगे? हमारी पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर जो 0 को इधर दाईं ओर होती है इनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि हम लोग ये सब पूरी संख्याएं यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। तो इधर वाली संख्याएं जो होंगी ये क्या कहलाएंगे? संख्या रेखा में 0 के उधर दाईं तरफ ये क्या कहलाएंगे? हमारे धनात्मक पूर्णांक। और इधर बाईं तरफ वाले को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक, तो ये पूर्णांक हो गए। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इनको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो बेटा परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। वे संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो इनका क्यों है ये >0 होना चाहिए। यानी कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन उनका क्यों 0 के बराबर नहीं होगा। आपने क्लास 8 में यानी कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं लेकिन उनका जो क्यों है यानी कि ये जो हर है यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब इनका जो जैसे हम जैसे उदाहरण के लिए -4/5, 1/2, 4/9, 1, 2 ये सब क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 0 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको P/Q के रूप में लिखते हैं लेकिन उनका क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब जैसे यहाँ पर हम 2 की बात करें तो 2 के बटे में यहाँ पर ये देखो ये तो इस समय P/Q ग्रुप का है नहीं, तो इसके नीचे हम लोग क्या मान सकते हैं? यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो अब देखो ये P/Q ग्रुप का हो गया। इसी तरह 0 है, 0 के नीचे भी 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या है, जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यों उनका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार और भी संख्याएं होती हैं जैसे सम संख्याएं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सम संख्याएं क्या होती हैं? जिनको 2 से भाग करने पर बराबर विभाजित हो जाए, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलते हैं।
वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलते हैं। जैसे हम बात करें तो 4, 6 ये सब भाज्य संख्या है, क्योंकि अगर 4 के गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 2 इस तरीके से। और जो है ये क्या होगा, हाँ 4 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 तो 2 दूना 4 इस तरीके से। तो ये क्या हो गई हमारी भाज्य संख्या। 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी भाज्य संख्या। तो 4, 6 जिनके यहाँ पर देखो गुणनखंड 2 से ज्यादा है, तो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलते हैं वो क्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये सब नंबर ये संख्याएं क्या है भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें 2 की, तो इसको लिखेंगे 1 × 2, ठीक। अब इससे ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। इसी प्रकार अगर 3 को लिखें तो 1 × 3, इसी प्रकार 5 को लिखें तो 1 × 5। तो ये सब क्या है अभाज्य संख्याएं। तो इनकी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से या फिर 1 से, वे संख्याएं जो स्वयं से और या फिर 1 से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा भी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इनके बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सबसे पहले संख्या पद्धति में जो है प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक। पूर्णांक भी 2 प्रकार के, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है जो 2 से कट जाती हैं, यानी 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं। जैसे कि हमारा 2, 4, 6, 8 ... ये सम संख्या हो गई। विषम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है विषम संख्याएं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जरा देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि परिमेय संख्याएं क्या थी, जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते थे, लेकिन उनका क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। उसी प्रकार अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं, इनको हम लोग पी अपान क्यू के फॉर्म में या पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वे क्या कहलाएंगे हमारी अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √5, √7, इसी तरह पाई को भी अपरिमेय संख्याओं में जो है मिला सम्मिलित किया गया, डॉट, ये सब क्या कहलाएंगे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इनको हम इस तरह भी बता सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो हमारी जो है अंडर रूट के अंदर जो वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो वो भी क्या हमारी कहलाएंगी अपरिमेय। जैसे 2, 5, 7 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो रूट के अंदर ये लिखी जाएंगी, तो ये क्या कहलाएंगे हमारी अपरिमेय संख्या। माइनस वाली भी हो सकती है, जैसे -7 हो सकता है, -5, -11, ये सब हमारी क्या हो गई अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो इस प्रकार हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कुछ और पॉइंट हैं इस चैप्टर में जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने संख्याओं के बारे में पूरा पढ़ा है, तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं अभी आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी 1, 2, 3, 4 ... ये थी। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
ठीक है। और जैसे हम बात करें शून्य की, तो शून्य जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। अब जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो भाज्य संख्याएं थी वो कहां से स्टार्ट हो रही थी, 4 से, 4, 6 इस तरीके से 8 डॉट डॉट डॉट। और जो अभाज्य संख्याएं थी वो 2 से स्टार्ट हो रही थी, 2, 3, 5, है ना, इस तरीके से ये अभाज्य। तो इन दोनों में देखो 1 नहीं है, तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक। और एक चीज हम ध्यान देंगे कि शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है ना। यानी कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संख्याएं। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है, या हमने जो है विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं जरा इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को निकालना। दो परिमेय संख्याओं यानी कि दो परिमेय संख्याएं दी रहेंगी। अब जैसा कि आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और कोई दो अपरिमेय संख्याएं तो उनके बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को निकालना, ठीक। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए जो इसका पहला पॉइंट है, जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी, जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य जब हमको केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं। जैसे दो परिमेय संख्या हमने मान लिया, एक x मान लिया, एक y मान लिया, और इनके बीच में सिर्फ एक परिमेय संख्या अगर निकालनी है तो सूत्र हम लोग कौन सा लगाएंगे, x प्लस वाई अपान। जब एक परिमेय संख्या निकालनी हो, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है, जैसे ये पहली परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या है, इनके बीच की यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक संख्या निकालनी है, ठीक है। इनके मध्य एक परिमेय संख्या निकालनी है तो हम लोग सूत्र लगाएंगे x प्लस वाई अपान 2, ठीक। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, ठीक। जब हम क्या करते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जब एक से ज्यादा संख्याएं हमें निकालनी होती हैं तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं बेटा। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि दो परिमेय संख्याएं, एक x है एक y, और उनके बीच एक से ज्यादा परिमेय संख्या निकालनी है तो हम लोग सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी उसको y मानिए, जैसे दो परिमेय संख्या कोई भी दी है, ठीक है। यहाँ पर तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी इस तरीके से उसको y मान लेना, ठीक। जो बड़ी संख्या होगी उसको y मान लेना, बड़ी परिमेय संख्या को, और छोटी परिमेय संख्याओं को x मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं, इसके बीच मान लेते हैं कि n परिमेय संख्या निकालनी है, स्मॉल n परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, d बराबर जो है y माइनस एक्स अपान n प्लस वन। ये पहले सूत्र लगा करके d का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, जब हमको एक से अधिक परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी परिमेय संख्या को y मान लेते हैं
और छोटी परिमेय संख्या को x मान लेते हैं और मान लेते हैं कि इनके बीच n परिमेय संख्या निकालनी है। अब n का मतलब वो 2 भी हो सकती है परिमेय संख्या, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लगाएंगे d बराबर y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। इस सूत्र से d का मान निकाल लेंगे। d का मान जब निकल आएगा तो x y के बीच n परिमेय संख्याएं इस तरीके से होंगी। क्या होंगी? x प्लस d। ठीक है, फिर अगली जो होगी x प्लस 2d, फिर अगली जो होगी x प्लस 3d, और जो अगली इसी तरीके डॉट 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 लास्ट में क्या आएगी? x प्लस n। ठीक, और जहां d क्या है? y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, और n क्या है? जितनी तुमको परिमेय संख्याएं निकालनी है ना। तो पहले यहाँ पर जब d का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा? पहले जो परिमेय संख्या होगी दो संख्याओं के बीच वो x प्लस d होगी, दूसरी वाली x प्लस 2d, x प्लस 3d डॉट डॉट x प्लस n d। इस तरीके से हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से ज्यादा, अब वो एक से ज्यादा 2, 3, 4 इस तरीके से हमने मान लिया n, स्मॉल n क्या है यहाँ पर? जितनी संख्या हमको निकालनी है। ठीक, तो इस तरीके से जब निकालनी होंगी परिमेय संख्याएं तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बड़ी परिमेय संख्या को y मानेंगे, छोटी परिमेय संख्या को x मान लेंगे, है ना। ये ग्रेटर देन का साइन है, यानी जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा माना जाता है। उसके बाद हम लोग d का मान निकालेंगे, d बराबर y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। ठीक, उसके बाद फिर जो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी वो x प्लस d, x प्लस 2d, दूसरी वाली तीसरी x प्लस 3d डॉट 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 x प्लस n। तो इस प्रकार हम लोग इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। बस सत्य ये याद रखना कि अगर दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालनी है तो हम ये सूत्र लगाएंगे x प्लस वाई अपान 2। ठीक है, और जब हमको एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी होती है तो हम लोग क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे ये वाला। सबसे पहले d का मान निकाल लेंगे, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। उसके बाद फिर पहली संख्या जो हो जाएगी x प्लस d यानी पहली परिमेय संख्या, x प्लस 2d दूसरी परिमेय संख्या, x प्लस 3d तीसरी परिमेय संख्या डॉट 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 x प्लस n। तो बेटा आज के लेक्चर में यहीं तक। ठीक है, अगला जो है टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी देखेंगे अगले लेक्चर में।